स्टडी IQPCS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। वो कहते हैं ना अंत अस्तित्व आरंभ। तो एक शुरुआत थोड़ी सी है कि हमारे स्टेट पीसीएस के 2 अद्भुत फैकल्टीज हैं और मैं हमेशा ऊर्जा का संग्रह कहता हूँ योगेंद्र सर। जब भी मैं इनको सुबह देखता हूँ, सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स लगातार ले रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि योगेंद्र सर और विपुल सर, पहले मैं योगेंद्र सर से आग्रह करूंगा कि वो भी एक बार बच्चों को संबोधित कर लें। योगेंद्र सर। थैंक यू सर। सर अभी मैं जाम में था, मैं आपको सुन रहा था और मैं पक्का सोच रहा था कि मुझे माइक नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं दूंगा। अब बोल रहे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ये होता है हमारा हक। हमारा परिवार बैठा हुआ है, परिवार में सोचा नहीं जाता है। मैंने क्यों बोला ऐसा? बहुत से जो होते हैं लड़कियां होती हैं, वो सब घर में ये नहीं बोल पाती है मैं तैयारी करूं कि नहीं करूं। अरे भाई आपका परिवार है, आपका हक है। अच्छा भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन आप बता रहे थे सर। जब मैं सुन रहा था डाइवर्सिटी की बात, आपके ड्रीम्स की बात, आपके ड्रीम्स है ना तो हक होना चाहिए। सर आप नहीं बोलते तो मैं बस माइक छीनने वाला था सर से। मेरा हक है, मेरा परिवार है, हम सब मुझे डेली मिलते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि छीनने की जरूरत क्या थी, मांग लेते। दूसरी बात कि वहाँ ज़्यादा अच्छी आवाज़ आएगी, अगर आप वहाँ से बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छी आएगी। ये बीच बीच में ना माइक AI बेस्ड है तो छोड़ रहा है, स्किप हो जाता है इसको बोलते। तो एक सिंपल चीज़ हमें ये समझ में आई कि परिवार में जब आप होते हैं ना तो आपके जो भी ड्रीम्स होते हैं आप उनको अच्छे से शेयर करो, आपकी कभी भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर मेरा परिवार है, मेरा फैमिली है, तो मेरा एक तरीके से विरोध कर रहा है। तो आप एक बार उनको प्रेम से समझाओ। जैसे मैं बताता हूँ सर, आज मेरे दिमाग में जब मैं आया तो स्वप्निल सर को मैंने कॉल किया कि सर मैं लेट हो गया, सर आप कहाँ हैं? बोले सर मैं आता हूँ बाहर। तो मुझे ये समझ में आया कि बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरे भी दिमाग में क्वेश्चन था कि कभी कभी ये होता है कि यार क्या हमको भी मेंटर की जरूरत पड़ती है? कभी कभी अमृत सर को भी दिमाग में आता होगा ऐसा क्वेश्चन, यार मैं जिंदगी में कर क्या रहा हूँ, क्या पढ़ाई जाना है? या विजय सर के दिमाग में ये आता होगा कि यार मैं क्यों जा रहा हूँ? तो ऐसे सवाल हर किसी के दिमाग में आता है। एक मेरे सवाल जो मेरे दिमाग में आया वो बहुत इंटरेस्टिंग ये था, मुझे आज ये समझ में आ गया कि मैं 3 बजे का जगा हुआ हूँ, मैं उस विपुल सर, लेकिन तो भी मेरी फ्लाइट मिस हो गई। तो जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है और मैंने 20 से 25 बार फ्लाइट मैंने सर गया हूँ, कभी मिस नहीं हुआ, आज मिस हो गई। मैं शॉक था कि सर ऐसा हुआ क्यों? तो मुझे समझ में आया कि मैंने कुछ लगता है मेरी जिंदगी में एक मेंटर नहीं गया। तो ऐसे ही आपको अब आप ये लकी वाली बहुत लक की बात है कि हमारे UPSC के मेंटर कौन है भाई? विजय सर भी ऐड हो गए। तो विजय सर के लिए बहुत जबरदस्त तालियां हो जाए। आपने देखा होगा कि अनिल स्वरूप भी हमारे मेंटर हैं। इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो जब मुझे समझ में आया कि भाई मेरी फ्लाइट मिस हो सकती है, मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैं क्या करता, मैं तो रूम चला गया भाई। फिर मेंटर की कॉल आई, सुप्रल सर की आई होगी, प्राची सर के पास, हमारे मैनेजर तो वही है। अरे सर फ्लाइट छूट गई, दूसरी फ्लाइट। हमने तो सोचा ही नहीं कि दूसरी फ्लाइट भी मिलेगी सर। नहीं सर कर दो, मैं जान में था। तो कहने का मतलब अब देखो मैं लास्ट तक फेल हुआ, सक्सेस हुआ, आज आपके सामने बोल रहा हूँ। कभी कभी जिंदगी में भी ऐसा ही आपके साथ होता है कि आप फेल होते हो, बहुत डिमोटिवेट होते हो। बहुत परेशान था, बिल्कुल सर मुझसे बोल रहे कि यार ये फंक्शन ऐसा हो गया, बहुत खराब लगेगा हमको। यानी सर परिवार है, खराब क्या लगेगा? कभी आपकी भी फ्लाइट छूट सकती है, कभी मेरी भी छूट सकती है, कभी स्वप्निल सर की भी छूट सकती है। क्या इसमें खराब है? जिंदगी में आप फेल होते हो, इतनी बार क्या लाइफ में नहीं करोगे? बहुत से मौके होते हैं, हम चलते हैं सब, बहुत से बच्चे मिलेंगे, उनसे मिलेंगे। तो लाइफ में एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि मेंटर रखना बहुत जरूरी है। मेंटर रखना बहुत जरूरी है, ये मुझे समझ में आ गया। आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ भाई, लेकिन एक मेंटर जो आपको किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि स्टडी IQ के मेंटर आप समझ सकते हो, अमृत सर हैं, सत्संग त्यागी सर हैं। हम तो जस्ट अभी कैरियर स्टार्ट किए हैं, हमको खुद मेंटर की जरूरत है, समझ रहे हो? तो आप इतने अच्छे हाथों में हो तो बहुत बेहतर कर सकते हैं। मैं सर बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था सर, विजन सर, जब मैं आपको सुन रहा था। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं किसान फैमिली से हूँ और मैंने सुपर 30 से पढ़ाई की और IIT BHU से मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है और UPPCS में मैं सिलेक्टेड भी हूँ और मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर भर किया था 2 से। अब मेरी हाइट है सर, मेरी हाइट है 163। मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, UPSC की तैयारी कर रहा था, UPPCS का पता नहीं था। अब एक प्रिविलेज जो हमारा दोस्त होता है, उसने बोला कि UPPCS का फॉर्म भर दो, तुम्हारी घर की कंडीशन सही नहीं है। हमने भर दिया। भैया जब इंटरव्यू के टाइम पर प्रेफरेंस मांगते हैं, हमने क्या भर दिया, एक्साइज इंस्पेक्टर पहले भर गया। अब मेरी हाइट बहुत छोटी, आप सब अमृतसर के सामने खड़े हो तो यहाँ आते हैं। अब उसने देखा कि भाई तुम्हारी तो 63 है, तुमको चाहिए 167। मैंने सर मैं क्या करूँ, गवर्नर से लिखवा के लाओ। नहीं सर गवर्नर से लिखवा के लेके आ जाते तो हम पॉलिटिशियन नहीं होते।
फिर हम क्या कह रहे थे भाई पढ़ाने में आ गए। तो मैं ये एक बहुत अच्छा पॉइंट बताना चाहता हूँ, लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन या बहुत सी समस्या आपकी जिंदगी में रहेंगी। तो जैसे सर आपने यूपीएससी का डिस्क्रिमिनेशन बताया, मैं डिस्क्रिमिनेशन बताना चाहता हूँ यूपीपीसीएस का। वो बहुत से लोग कभी सोचते नहीं है, कभी बात ही नहीं होती है। आज मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यूपीपीसीएस को, तो एक बहुत अच्छा डिस्क्रिमिनेशन बताना चाहता हूँ, और विजन सर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, अमृतसर या संसद। आप देखो, कभी आपने देखा है कि यूपीपीसीएस में जो सिलेक्शन होते हैं उसमें 80% जो लोग होते हैं वो यूपीएससी की तैयारी करने वाले होते हैं, कभी देखा है? आप बताओ कि जो भैया जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा है, केवल यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहा है, वो कैसे सिलेक्शन ले? तो इसलिए स्टडी आईक्यू लेके आया यूपीपीसीएस। जो लोग यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं ना, उनको सही डायरेक्शन मिले, इसलिए ये स्टेट पीएससी एक नया वर्टिकल बनाया। इसलिए बनाया कि आप देखोगे जब फाइनल सिलेक्शन होता है, अब देखो जिसने कई बार इंटरव्यूज दिए यूपीएससी में फेल हो गए, विजन सर के सामने आप देखोगे, जब विजन सर का मैं इंटरव्यू देखता तो भाई ऐसा लगता था कि यार कितना परेशान कर देते। इतना स्ट्रगल के साथ जब बंदा निकलेगा तो वो लगता है कि यूपीपीसीएस नहीं निकलेगा, इतना फेल होके आया है, इतना सीख के आया है, वो इस बात उसका बहुत ज्यादा उसको फायदा मिलेगा। यूपीपीसीएस के बच्चे इस मामले में बहुत पीछे रहते थे, और इसलिए मैं विजन सर बताना चाहता हूँ कि अभी ये तो नहीं बताना चाहता, बहुत से अच्छे टीचर होते हैं, हर टीचर अच्छा पढ़ाना चाहता है। मुझे ये बहुत गर्व हो रहा है कि पूरे इंडिया में हम बात कर रहे हैं सर, अभी हमारी इतनी जबरदस्त टीम है। आप यूपीएससी की तो सर आपको पता है, यूपीपीसीएस का नहीं जानते इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये हमारा हक है, ऐसे बताना पड़ता है, समझ रहे हो? ऐसे ही आप अपनी तलवार नहीं बजाए भाई कि हमारा हक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आप यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू चैनल पर जाओ, आप विपुल सर की वीडियोस देखो, आप सुमित अरोड़ा सर की वीडियोस देखो, आप देखोगे, और हमारी फैकल्टी जो निर्मेश सर, बहुत जबरदस्त टीम बनी है। तो इसलिए मुझे बहुत मजा आ रहा है। जिसको भी तैयारी करना है यूपीपीसीएस और यूपीएससी की तैयारी नहीं करता है, तो आप आंख बंद करके आ जाइए, साथ में भाई। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। योगेश सर, मैंने मास्टर्स फिजिक्स से की, न्यूक्लियर फिजिक्स से। नाभिकीय संलयन मैंने पहली बार लाइव देखा है स्टेज जो ऊर्जा मैं विपुल सर से भी आग्रह करूंगा कि वो भी, अच्छा मैं फिर से बता दूं कि रुके रहिए, आप सभी प्रश्न पूछ सकते हैं। विपुल सर हैं, उसके बाद हमारे साथ योगेश सर भी रहेंगे, उसके बाद हम कंक्लूड कर लेंगे। सर बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। मैं आते हुए सोच रहा था, जब फ्लाइट मिस हुई तो यही सब सोच रहा था कि मैं थोड़ा बहुत जो ये यूपीएससी में डाइवर्सिटी नहीं हो रही है उस पर बातचीत करूँगा, थोड़ा बहुत जो जातिगत भेदभाव है उस पर बातचीत करूँगा, और बहुत सारी बातें ऐसी करूँगा जो सबने कर ली हैं। और हमारे विजयन सर ने जो जो बातें करी, लगभग हमने सोच रखी थी पहले से इन सारी बातों पर बातचीत करेंगे, लेकिन मेरे भाइयों सब खत्म हो गई। अब मेरे पास कुछ खास नहीं बचा रहा, लेकिन हाँ, सबसे लास्ट में आए हैं। सबसे पहले तो माफ़ी चाहते हैं कि सबसे लेट आपके समक्ष पहुँचे, लेकिन दो मुद्दों पर फोकस करेंगे। सबसे पहला मुद्दा है, यूपीएससी में जब आप तैयारी करने के लिए आते हैं तो रुचि यानी इंटरेस्ट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना रुचि की तैयारी करने आते हैं, कसम देने की वजह से तैयारी करने आ जाते हैं, है ना? हाँ, कभी परिवार वाले कसम देते हैं, कभी कोई और कसम दे देता है, इसके लिए तैयारी करने आते हैं। खैर, एक कहानी से शुरुआत करूंगा। बनारस में एक रामलीला होती है, रामनगर की रामलीला। जो लोग बनारस के होंगे बहुत अच्छे से जानते होंगे, और बहुत फेमस रामलीला है। इतनी फेमस रामलीला है कि वहाँ बहुत बड़े बड़े अतिथिगण आते हैं। तो एक बार रामलीला सजी और रामलीला हो ही रही थी। उसी दौरान जो व्यक्ति रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहानी पहले सुनी होगी, तो जो व्यक्ति वहाँ पर रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहा था वो बीमार हो गया, और बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। तो ऐसे में रामलीला कमेटी ढूंढने लगी कि कहीं बनारस में रावण मिल जाए। अब बहुत ढूंढी, लेकिन कहीं रावण नहीं मिल रहा था। तो ऐसा मेरे पूर्वजों ने कहानी सुनाई है, और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि ये सत्य घटना पर आधारित है। हालांकि मैं इस बात को नहीं कहता है, हो सकता है सत्य हो सकता है असत्य हो, लेकिन बीएचयू गेट के सामने एक दुकान हुआ करती थी, ऐसा लोग कहते हैं, गंगू हलवाई की दुकान। गंगू हलवाई जलेबी बनाते थे, हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, हनुमत निकेतन मंदिर जाया करते थे, और रोज हनुमान जी को अपने हाथ का बना हुआ लड्डू चढ़ाया करते थे। गंगू की जो थोड़ी कद काठी थी वो रावण जैसी थी,
जैसा कि आप आजकल सिनेमाई रूपांतरण में देखते हैं। गंगू से बहुत इंसिस्ट किया गया, प्लीज़ गंगू भाई रावण बन जाओ। गंगू ने बहुत बार मना किया, हम रावण नहीं बनेंगे, हम रावण नहीं बनेंगे। लेकिन जब रामलीला कमेटी, बहुत सारे लोग बार बार ये कहते रहे कि रावण बन जाओ, रावण बन जाओ, तो अंततः गंगू मान गए। और रामलीला का जो सीन था वो ये था कि हनुमान जी आएंगे और रावण पूछेगा, रे बानर तू कौन। ध्यान से सुनिएगा, सीन ये था कि हनुमान जी उधर से आएंगे और रावण पूछेगा, रे बानर तू कौन। यानी गंगू को क्या पूछना था? रे बानर तू कौन। अब जैसे ही ये सीन आया, गंगू तो था परम हनुमान भक्त, जैसे उसने हनुमान जी को सामने देखा, वो अपना रावण का किरदार भूल गया और जाके हनुमान जी के चरणों में गिर गया। बोला, प्रभु हम कोनो रावण वण ना ही, हमारा नाम है गंगू हलवाई और हम रोज तो लक्ष्मी पढ़ाई है। आपकी अवधि में मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपकी रुचि अगर नहीं है तो नहीं हो पाएगा। गंगू की रुचि नहीं थी, इसलिए गंगू रावण का किरदार। और दूसरी बात, एक कहानी और मैं आपको सुनाता हूँ। अब समापन का दौर है तो बहुत ज़्यादा मैं आपको गंभीर बातें करके बोर नहीं करूँगा। कुछ ऐसी बातें जो आपको अच्छी लगे, आप खुश होकर घर जाएं। सर हमारे अभी बोल रहे थे बहुत सारी बातें कि हम लोग जाम में फंसे हुए थे। सर आज बीजेपी का बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं क्योंकि बिहार में उनकी सरकार बन रही है, तो इसकी वजह से हम लोग और लेट हो गए। इससे पहले मैं एक संस्थान में था, वहाँ मुझे भी इंटरव्यू पैनल में बैठने का मौका मिला। तो संस्थान के जो मैनेजर थे उन्होंने मुझसे कहा कि आप वहाँ पर सर जैसा किरदार निभाइएगा। सर जैसे कि आपने सर के वीडियोस देखे होंगे ना, इंटरव्यू में बैठते हैं सर और जैसे एग्रेसिव सवाल पूछते हैं। तो मैंने सर के ढेर सारे वीडियोस देखे, मैं पहले कभी मिला नहीं था, आज पहली बार मिला। तो जब वीडियोस देखे सर, तो एक जनरल परसेप्शन होता है सर कि जब आप किसी की वीडियो देखते हैं या किसी की बात सुनते हैं तो अपने मन में उसके बारे में कुछ न कुछ एक राय आप बना लेते हैं। मैंने भी एक राय बनाई कि सच में सर का किरदार ऐसा ही होगा। लेकिन ये मेरे बड़े ईमानदारी के साथ मैं कहूँगा कि आज मैं सर से मिला और अभी मैंने सर का व्यक्तित्व देखा, और इससे पहले मैं जब सुन रहा था, इससे पहले सर इस तरह की लाइव स्पीच मैंने आपकी नहीं सुनी, ये मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। लेकिन आप जब आज बोल रहे थे तो मुझे ये लगा कि यार वो जो एग्रेसिव वाला था वो नहीं था, बल्कि सर का असली व्यक्तित्व तो ये है। इससे जानते हैं क्या शिक्षा मिलती है? 6ठी क्लास की एनसीईआरटी उठाइएगा, उसमें एक चैप्टर है पूर्वाग्रह, प्रीजुडिस। कभी भी किसी के बारे में किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं बनाना चाहिए। सड़क पर चलते हुए आप किसी बहन को देखते हैं, उसके कपड़े देखते हैं, उसका चेहरा देखते हैं, उसका व्यक्तित्व देखते हैं, किसी भाई को देखते हैं, उसका चेहरा, उसका जात, उसका व्यक्तित्व, उसका धर्म देखते हैं और 1 मिनट में आप क्या कर लेते हैं? जज कर लेते हैं। 1 मिनट में आप ये डिसाइड कर लेते हैं भैया ऐसा व्यक्ति होगा, ये ऐसी महिला होगी। ये जो जजमेंटल अप्रोच है ये मेंस में आपको ले जाके फेल कर देता है, क्योंकि मेंस में आपको एक ऐसा अप्रोच चाहिए कि अगर मान लो किसी व्यक्ति ने कूड़ा कहीं फेंक दिया है तो आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि गंवार आदमी था कूड़ा फेंक दिया, बल्कि आपके मन में ये आना चाहिए था कि आखिर क्यों इस व्यक्ति ने कूड़ा फेंका, क्यों फेंका? क्या ये अवेयर नहीं था? क्या ये शिक्षित नहीं था? क्या हमारे देश में कानून स्ट्रिक्ट नहीं है? अगर दीपिका पादुकोण से प्रचार करा दिया जाए तो हो सकता है अगली बार ये कूड़ा न फेंके। एक समाधान भी आपके मन में आया। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि यूपीएससी एक ऐसे अप्रोच का एग्जाम है जहां आपको मल्टी डायमेंशनल सोचना होता है, और अभी 2018 से हमारा यूपी पीसीएस भी ऐसे ही हो गया है, जहां आपको एकदम मल्टी डायमेंशनल सोचना पड़ता है। पहले 2018 से पहले यूपी पीसीएस में मेंस में भी ऑब्जेक्टिव सवाल आते थे, लेकिन अब यूपी पीसीएस में मेंस में भी सब्जेक्टिव सवाल आते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि अभी वैसे सवाल यूपी पीसीएस में नहीं आते हैं जैसे यूपीएससी में प्योर एनालिटिकल आते हैं। अगर आप यूपी पीसीएस मेंस के सवाल उठा के देखेंगे तो लगभग 80% सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपके लिए ये परीक्षा आसान है।
जिन लोगों को यूपीएससी की राह बहुत कठिन लगती है, उन लोगों के लिए मेरा अपना ये व्यक्तिगत मानना है, उनके लिए परीक्षा आसान है। अच्छा बताइए, कितने लोग सिर्फ पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं? कभी कभी जब सामने से कोई बोले, जानबूझ के हाथ उठा देना चाहिए। नहीं भी कर रहे हो तब भी 100-150 लोगों को हाथ उठा देना चाहिए, है ना? बड़ी उम्मीद के साथ सामने वाला पूछता है। एक बार फिर से, कितने लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं? फोटो खींचिएगा भैया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। बहुत ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले भविष्य के लिए, कि आप खूब आगे बढ़ें और समाज के विकास का माध्यम बनें। समाज में होने वाला हर अच्छे काम का आप माध्यम बने, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद। थैंक यू।